हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैसा पॉइंट में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इंडक्शन मोटर एंड प्रेरण मोटर। इससे पहले जो क्लास हुई थी पार्ट फर्स्ट, उसमें अपने इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है 2018 से लेकर 2022 तक जितनी भी एग्जाम हुई है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, उन एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। और जैसे कि आपकी आने वाली कोई सी भी एग्जाम, जैसे कि टेक्निकल में महत्वपूर्ण बात करूं, इम्पोर्टेंट टेक्निकल हेल्पर, यानी टेक्निकल हेल्पर में अब की बार बहुत ही 2018 की तुलना में बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं। तो आपके लिए यानी कि एक सुनहरा अवसर है कि जो टेक्निकल हेल्पर है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि मान लो आपकी कोई सी भी एग्जाम जैसे टेक्निकल हेल्पर या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से कोई सी भी एग्जाम हो, यदि आपका इंडक्शन मोटर से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ। और यदि दोस्तों आप अपने चैनल पर पहली बार यदि क्लास देख रहे हो, पहली बार जुड़े हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी दोस्त एक साथ जुड़ सके। और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों, यदि आप पीडीएफ फाइल प्राप्त, प्रत्येक क्वेश्चन की आप पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हो, तो पीडीएफ के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो, या फिर अपने टेलीग्राम चैनल से भी वहां से भी आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा यदि हम बात करें टेक्निकल हेल्पर, जो टेक्निकल हेल्पर के अंदर जो हाल ही में जो फॉर्म भरे गए थे, वह फॉर्मों की बात करें, टोटल जो कंप्लीट फॉर्म थे, वो टोटल कंप्लीट फॉर्म थे इसमें 1,77,091 रजिस्ट्रेशन। ये तो इसमें हुए थे, रजिस्ट्रेशन हुए थे 1,77,091 इसमें रजिस्ट्रेशन हुए थे। इसके अलावा हम बात करें कंप्लीट वैलिड फॉर्म, यानी जो कंप्लीट फॉर्म है उसकी हम बात करें, तो जो कंप्लीट फॉर्म है यानी कि बाद में जो ऐसी मान लो आपने रजिस्ट्रेशन तो कितने की 1,77,091 तो इधर रजिस्ट्रेशन हो गए। इसके बाद में जो कंप्लीट फॉर्म यानी जिन्होंने कंप्लीट, जिसकी पेमेंट फीस जिन्होंने कर दी है, उन फॉर्मों की हम बात करें टोटल की, तो वो है 1,67,843 फॉर्म। ये टोटल फॉर्म है, यानी कि ऑल कैटेगरी से ये फॉर्म है। यदि आप कैटेगरीज की हम बात करें तो उसके लिए आप वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो आप वीडियो लिस्ट में जाकर वहां से आप इसका वीडियो देख सकते हो। प्रत्येक कैटेगरी जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एमबीएस एंड कहां से कितनी फॉर्म भरे गए थे, वो सारी जानकारी आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से वीडियो का लिंक दिया हो, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। आज की क्लास में हम बात करेंगे एसी मोटर के जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें 50 प्लस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सभा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोटर के बारे में। जो मोटर होती है, मोटर क्या होती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यानी कि जो मोटर होती है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसके अलावा हम बात करें मोटर की बात, तो मोटर दो प्रकार की होती है। एक होती है एसी और एक होती है डीसी। एसी मोटर की आज हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर, एसी मोटर। और एसी मोटर में हम बात करें, एसी मोटर जो होती है ये भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अब इस दो प्रकार में बात करें, एक तो होती है अपनी सिंगल फेज और एक होती है अपनी 3 फेज मोटर। तो इस क्लास में हम बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। जितने भी ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करें। हम बात करें 3 फेज इंडक्शन मोटर की, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की अगर हम सिद्धांत की बात करें, तो यह जो मोटर होती है ये फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करती है। या हम कह सकते हैं कि फैराडे के नियम के आधार पर ये मोटर कार्य कर सकती है। तो सिद्धांत की बात होगी, सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करेगी, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करेगी। जैसे मान लो ये मोटर है, इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ये भाग क्या होगा, बॉडी, शाफ्ट, और इसके जो मध्य में रहेगा ये वाला भाग, तो ये क्या कहलाएगा, इसका रोटर। और इसके जो यहाँ पर जो बॉडी है, बॉडी के सट्टा हुआ, यानी कि जो रिवेट के माध्यम से क्या लगा होता है इसमें, स्टेटर, और उसके ऊपर क्या की जाती है, फील्ड वाइंडिंग की जाती है। और रोटर के ऊपर तांबे के जो छड़े हैं उनके रूप में कुंडली की जाती है। इसके अलावा सिद्धांत जैसे अभी बात की अपन ने, तो सिद्धांत की यदि हम बात करें तो सिद्धांत के सिद्धांत पर फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। अब इसके बाद बात करें मोटर की गति। यदि यहां हम बात, ये तो सिर्फ बात होगी कि सिद्धांत के सिद्धांत तो किसके आधार पर कार्य करेगी, मोटर फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत के आधार पर। यदि हम बात करें मोटर गति करती है, यानी कि जो मोटर की गति होती है,
तो जो मोटर की गति होती है, गति की हम बात करें तो गति करती है लेंज के नियम के आधार पर, लेंज के नियम। तो मोटर की जो गति होती है किसके अनुसार होती है, लेंज के नियम के अनुसार। जबकि मोटर का सिद्धांत क्या होता है, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार। हम बात करें तो लेंज का नियम किस तरह से लगता है, इसमें जब मोटर क्या होती है, जैसे मान लो अपना एक तो ध्रुव हो गया एन ध्रुव और एक हो गया अपना एस ध्रुव, और बीच में क्या रहेगा, इसमें चालकता यानी कि रोटर रहेगा। तो जब एन व एस के अंदर क्या बनेगा, चुंबक बनेगा। तो चुंबक यानी कि जो एन ध्रुव एस ध्रुव को और एस ध्रुव एन ध्रुव को खींचेगा। जो इसी चुंबक की वजह से, इन्हीं दोनों चुंबक एन और एस पोल की वजह से जो अपना रोटर है, रोटर में भी क्या बनेगा, एन व एस ध्रुव पोल बनेंगे, इसके अंदर चुंबक बनने लगेगा। तो आपस में क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, यानी कि जिसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं उसी का क्या करेंगे, विरोध। और ये नियम कौन सा होता है, लेंज का नियम। तो लेंज का नियम क्या होता है, जिसके कारण जिसकी उत्पत्ति होती है वो उसी का विरोध करते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, जो एन ध्रुव है, जो ये अपना जो स्टेटर पोल का जो एन ध्रुव है, रोटर के एस ध्रुव को खींचेगा, और स्टेटर का जो अपना एस ध्रुव है, ये रोटर के एन ध्रुव को खींचेगा। यानी कि जो एन ध्रुव है ये तो किसको खींचेगा, सॉरी, एस ध्रुव को, और जो एस ध्रुव है किसको खींचेगा, एन ध्रुव को। यानी कि आपस में असमान ध्रुव को अपनी ओर खींचेंगे। तो मोटर क्या होगी, इसके ऊपर एक बल लगेगा, खिंचाव बल, और उससे मोटर क्या हो जाएगी, घूर्णन गति करने लग जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये मोटर खिंचाव बल सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। या हम बात करें मोटर, जो मोटर को हम कह सकते हैं रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर, यानी कि घूर्णीय ट्रांसफॉर्मर। यानी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, जो ट्रांसफॉर्मर के समान ही कार्य करती है। यानी कि ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, एक तो होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस तरह से हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो सेकेंडरी में हमें आउटपुट मिल जाता है। तो रीजन क्या होता है कि फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार पास में रखी कुंडली को से दूसरी कुंडली में सप्लाई हमें मिल जाती है, यानी कि पारस्परिक प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो मोटर होती है किस सिद्धांत पर कार्य करेगी, पारस्परिक या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। और जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर क्या होती है कि स्तर युक्ति होती है, जबकि मोटर एक घूर्णीय युक्ति होती है। यानी मोटर के अंदर रोटर क्या होता है, घूर्णयमान। तो ये सामान्य से जानकारी होगी अपनी मोटर के बारे में। और यदि आप मोटर को संक्षिप्त रूप से आप देखना चाहते हो क्लास, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से देख सकते हो, या फिर वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अपने क्लास देख सकते हो। वहां आपको ट्रांसफॉर्मर की क्लास मिल जाएगी और मोटर की भी क्लास मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए आज की अपनी क्लास के बारे में। अब बात करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, खालिस्तान को एक घूर्णीय परिणाम मित्र यानी कि रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर माना जाता है। तो जैसे ही अभी डिस्कशन किया था कि रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है मोटर को। कौन सी को, इंडक्शन मोटर। तो यहाँ ऑप्शन है दिष्ट धारा मोटर, दिष्ट धारा शंट मोटर और श्रेणी मोटर, प्रेरणा मोटर, या इनमें से कोई। देखो ये दोनों तो अपने होंगे नहीं, ये इनमें से कोई, तो क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर सी ऑप्शन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर देखो रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर किस तरह से मान लो ये अपना एक हम बात करें ट्रांसफॉर्मर के बारे में, ये हो जाएगी ट्रांसफॉर्मर कोर। अब ट्रांसफॉर्मर कोर की बात करें, ट्रांसफॉर्मर कोर के ऊपर क्या होगी, इसकी वाइंडिंग। तो एक साइड होगी इसमें प्राइमरी वाइंडिंग, इसको हम नाम दे दे प्राइमरी, यानी प्राइमरी वह जिसे हम सप्लाई से जोड़ते हैं, और एक तरफ हो जाएगी अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जिसे हम लोड से जोड़ रहे हैं वो कौन सी, अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो होगा क्या, जब इसको हम सप्लाई से जोड़ते हैं, यहाँ ऐसी सप्लाई से इसे जोड़ दिया गया, और ट्रांसफॉर्मर किस सप्लाई पे कार्य करता है, एसी पे। तो यहाँ एसी पे जोड़ने के बाद इसमें क्या बनेगा, चुंबक बनेगा, इसमें फ्लक्स बनेगा। तो ये जो चुंबक बनेगा, यहाँ पर कोर है, कोर के माध्यम से होता हुआ इसके पास में जो कुंडली रखी हुई है, इसके अंदर भी क्या बनेगा, चुंबक बनेगा। यानी कि इस कुंडली के अंदर भी क्या बनेगा, चुंबक बनेगा, और यहां भी आपको चुंबक बन जाएगा। तो ये जो चुंबक कैसा होता है, यानी कि जो पास में जो ये कुंडली, मान लो ये कुंडली रखी हुई थी यहाँ पर एक, और एक कुंडली रखी हुई इसमें यहाँ पर, तो इस कुंडली में सप्लाई जोड़ी गई, तो यहाँ भी इसमें क्या बन गया, चुंबक। किसके नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार। और फैराडे कौन सा नियम, चुंबकीय प्रेरण का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अब फैराडे के नियम भी दो थे, यानी कि एक तो था विद्युत अपघटन का नियम और एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो यहाँ कौन सा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें एक कुंडली में सप्लाई देने पर दूसरी पास में दूसरी
जो कुंडली होती है उसमें भी क्या बन जाती है, चुंबक बन जाता है, और उससे आप ईएमएफ प्राप्त कर सकते हो। तो या फिर हम कह सकते हैं पारस्परिक प्रेरण। तो देखो इस ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं, जबकि जो मोटर होती है, हम बात करें मोटर की, तो मोटर में क्या होता है, रोटेटिंग युक्ति होती है। जैसे मान लो एक तो एन ध्रुव और यहां पर अपना एक एस ध्रुव, इन एन और एस ध्रुव के मध्य क्या होता है, एक अपना जो आर्मेचर होता है, जो जिसे रहेंगे रोटर होता है, वो रोटर क्या होता है, घूर्णे होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है, जबकि जो स्टेटर वाइंडिंग ये क्या रहेगी, अपनी फिक्स है। तो जो एन ध्रुव है, यहाँ पर इस रोटर के अंदर भी क्या बनेगा, एस और एन ध्रुव। तो ये एन ध्रुव तो किसको खींचेगा, इस एस ध्रुव को, और ये एस ध्रुव किसको खींचेगा, इस एन ध्रुव को। तो मोटर क्या हो जाएगी, अपनी रोटेटिंग या गति करने लग जाएगी। तो खिंचाव बल सिद्धांत, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर क्या होती है, रोटेटिंग, यानी ट्रांसफार्मर किसके समान होता है, हम कह सकते हैं कि प्रेरण मोटर के समान, यानी रोटेटिंग प्रेरणा मित्र। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट अपना 2 नंबर, स्टेटर फ्रेम अर्थात योक का प्रयोग प्रेरण मोटर में किया जाता है, यानी स्टेटर फ्रेम तथा योक का प्रयोग प्रेरण मोटर में किया जाता है। तो यहां हम बात करें ऑप्शन ए की संपूर्ण मशीन की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आर्मेचर से हवा लाने के लिए, फ्लक्स का रास्ता पूरा करने के लिए, और संपूर्ण आर्मेचर को बांधे रखने के लिए। यहां हम बात करें तो जो बॉडी होती है, मोटर की जो बॉडी होती है, बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है, देखो जो इसके आंतरिक पार्ट्स है, पार्ट्स की भी क्या करती है, सुरक्षा करती है, लेकिन पार्ट की सुरक्षा करने से पहले वो क्या करेगी, फ्लक्स का रास्ता क्या करती है, पूर्ण करती है। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 HP तक की छोटी मोटर सामान्यतः कितने ध्रुव की होती है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा 2 पोल। अगला क्वेश्चन, प्रेरण मोटर की कार्य विधि किस पर आधारित है। देखो यहां क्वेश्चन पूछा गया कार्य विधि किस पर आधारित है, तो विधि या हम बात करें इसका जो सिद्धांत, यहां क्वेश्चन है सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल किसके नियम के अनुसार, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अकॉर्डिंग। लेकिन ऑप्शन में यहां ये कोई ऑप्शन नहीं दिया, धारा, लेंज का नियम, धारा का नियम, पारस्परिक प्रेरण सिद्धांत और स्वयं प्रेरण का सिद्धांत। अब ये जो दोनों ऑप्शन है ये किसके नियम है, ये दोनों है फेराडे के नियम। और यहां पर लेंज का नियम, धारा का नियम होगा नहीं। और लेंज के नियम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो लेंज के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, मोटर की गति, मोटर गति, जो मोटर गति करेगी वो किसके नियम, लेंज के नियम के। जबकि यहां देखो पारस्परिक प्रेरण, स्वतः प्रेरण, ये दोनों किसके नियम है, फेराडे के नियम, फेराडे के नियम। स्वतः प्रेरण ये किस में लगता है, ये लगता है अपना ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, और ये अपना सामान्य ट्रांसफॉर्मर है। तो यहां राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, पारस्परिक प्रेरण। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना यहां पर राइट आंसर। सी अपना हो जाएगा राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरण मोटर की स्लिप रिंग किसकी बनी होती है। जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो स्लिप रिंग काम में ली जाती है वो किसकी हम बात करें। पहले बात करें हम स्लिप रिंग, जो स्लिप रिंग होती है ये हम एसी को एसी में ही आउटपुट प्रदान करती है। स्लिप रिंग की बात करें तो एसी को डीसी में। तो यहां स्लिप रिंग क्या कार्य करती है, एसी को एसी में ही वापस बाहर भेजती है। इसके अलावा बात करें स्लिप रिंग जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, फास्फर ब्रोंज की। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर डी ऑप्शन। इसके अलावा बात करें जो स्लिप रिंग होती है वो किस जो एसी मोटर होती है वो उसमें कौन सी मोटर में लगी होती है, ये लगी होती है स्लिप रिंग मोटर के अंदर। स्लिप रिंग कहां लगी होती है, एसी मोटरों में, स्लिप रिंग मोटर के अंदर। अगला क्वेश्चन है प्रेरण मोटर होती है, यानी जो प्रेरण मोटर है उसमें होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रेरण मोटर देखो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, स्वतः शुरुआत और शून्य बलागुण, स्वतः शुरुआत और उच्च बलागुण, स्वतः शुरुआत और निम्न बलागुण। तो इंडक्शन मोटर होती है, हम बात करें 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, ये क्या होती है, ऑटो स्टार्ट, यानी स्वयं
स्टार्ट होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है मोटर। जबकि हम सिंगल फेज मोटर की यदि हम बात करें, सिंगल फेज मोटर, तो ये स्वचालित नहीं होती है। तो यहाँ स्वतः शुरुआत तो ऑप्शन हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, स्वतः शुरुआत वह निम्न बलागुण। तो जो इंडक्शन मोटर होती है वो क्या सेल्फ स्टार्ट होती है, जबकि उसका बलागुण क्या होता है, निम्न होता है। और यदि हम इसके अलावा सिंगल फेज, अगर स्पेशली हम नाम लेंगे सिंगल फेज मोटर, तो सिंगल फेज की मोटर क्या होगी, निम्न बलागुण तो रहेगा उसका, बट वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। तो हो जाएगा स्वतः स्टार्ट नहीं होती है और निम्न बलागुण। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण पारूपी एक कला सिंगल फेज ऊर्जा मापी विद्युत ऊर्जा को नापता है। यहां पूछा गया जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर है वो किस ऊर्जा को नापता है, किसमें मापता है। तो सिंगल फेज बात करें या फिर थ्री फेज बात करें, जो एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर की हम बात करें तो एनर्जी मीटर ऊर्जा मापता है kWh के अंदर। तो यहां ऑप्शनों की हम बात करें तो किलो वाट हावर, तो kWh ऑप्शन हो जाएगा अपना सी। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो 50 हर्ट्ज और 1500 आरपीएम पर चल रही है तो उसकी पोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम बात करें यहां पर देखो गति का जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है n बराबर 120 F बटा P, ये अपना एक फॉर्मूला होता है। और यहां पूछा गया है पोलो की संख्या। देखो आपको कोई दो मान देगा और तीसरा मान आपसे पूछ लेगा। तो यहां पर मान जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ आपके गति, और गति का मान दिया हुआ यहां पर 1500 आरपीएम। इसके अलावा बात करें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, और आपसे पूछा गया है पोलो की संख्या। तो आप ज्ञात कर सकते हो, यानी कि इसको अगर पोलो की संख्या ज्ञात करनी है तो इसको पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा P बराबर 120 F बटा P, और एक फॉर्मूला होता है अपना, सॉरी यहां आ जाएगा N, और एक फॉर्मूला होता है अपना F बराबर PN बटा 120। ये तीन फॉर्मूले होते हैं गति के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहां हम बात करेंगे पोलो की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पोलो की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना P बराबर 120 F बटा N। तो P बराबर आपको ज्ञात करना है तो 120 वैसे की वैसे, और F का मान आपको पता है कितना 50 हर्ट्ज, और पोल जो गति है कितनी है 1500 आरपीएम। तो 10 से 10 ये कट जाएगा, 10 से ये कट जाएगा, 5 3 15 और 5 3 15, 3 से इसको काटेंगे कितने पर गया 4 पर। तो पोलो की संख्या कितनी आ गई अपनी 4। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 9 नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे पोलो की संख्या। तो यहाँ भी लास्ट क्वेश्चन की तरह आपको पोलो की संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसा कि पोलो की संख्या जो सूत्र रहता है वो होता है P बराबर 120 गुणा F बटा N। तो यहाँ हम बात करें तो 120 गुणा फ्रीक्वेंसी का मान कितना है 50, और गति कितनी है 600। तो यहाँ हम 2 0 से 2 0 काट देंगे, और 6 दूनी 12। तो यहाँ हम आंसर की बात करें तो क्या बचा लास्ट में 2 गुणा 5, तो 5 दूनी 10। तो पोलो की संख्या कितनी आ गई अपनी 10, तो 10 पोल। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, इनमें से कौन सा मोटर स्वचालित नहीं है। यानी कि आपको जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहां से आपको बताना है कि कौन सी मोटर जो होती है वह स्वचालित नहीं होती है। देखो सिक्योरिटी केज यानी कि गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर, ये भी स्वचालित होती है। और यहाँ बात करें कुंडलित वुंड यानी कि जो स्लिप रिंग मोटर होती है उसकी हम बात करें तो वो भी अपनी क्या होती है स्वचालित। एक है अपनी डीसी श्रेणी मोटर होती है, ये भी क्या होती है स्वचालित। जबकि जो सिंक्रोनस मोटर होती है ये क्या होती है अस्वचालित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक गति पर इंडक्शन मोटर के स्लिप का मान होता है। यानी कि जो तुल्यकालिक गति होती है, तुल्यकालिक या फिर हम बात करें सिंक्रोनस गति, सिंक्रोनस गति पर जो स्लिप का मान होता है वो क्या होता है 0। अगला क्वेश्चन है, मोटर के तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के अंतर को क्या कहा जाता है। तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के अंतर को क्या कहा जाता है। तो यानी जो हम बात करें तुल्यकालिक गति के इसके तो तुल्यकालिक एनएस गति
और वास्तविक गति यानी कि उसकी जो रोटर गति है तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको ये फॉर्मूला बनता है स्लिप का। तो क्या कहे जाएंगे इसके, स्लिप। और दोस्तों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले। और नए जितने भी जुड़ रहे हैं फिर सभी से निवेदन है कि वो सभी दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए चैनल को, लिंक को, ताकि सभी दोस्त एक साथ जुड़ सके। और क्वेश्चनों में किसी प्रकार की यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवर्तक, स्टार्टर। यानी कि प्रवर्तक को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो क्या कहते हैं, स्टार्टर, और निम्न लैंग्वेज में क्या कहते हैं, प्रवर्तक। तो प्रवर्तक का प्रयोग होता है, यानी कि जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर का प्रयोग क्यों होता है, तो बेसिकली से क्वेश्चन है प्रवर्तक स्टार्टर काम में क्यों आता है। तो स्टार्टर का काम इसलिए आता है कि शुरुआत में धारा क्या करनी हो, कम करनी हो। तो मोटर को चालू करने के लिए क्या काम लेते हैं, स्टार्टर। और क्यों लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में धारा का मान क्या करना हो, आपको कम करना। तो यहाँ ऑप्शन के जैसे कि बात करें तो विरोधी विद्युत वाहक बल सुरक्षा, उच्च भार के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, शुरुआती धारा को कम करना और गति को कम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन, यानी शुरुआती धारा को कम करना। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मोटर के द्वारा उत्पन्न किया गया बलागुण। तो यहां बात की गई क्वेश्चन में टॉर्क वर्सेज किसके बीच, मध्य आपूर्ति वोल्टेज। तो इन दोनों के मध्य क्या संबंध होता है, तो ये होता है टी समानुपाती वी स्क्वायर। यानी कि तो टॉर्क किसके समानुपाती होता है, वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है अपना, सी ऑप्शन, तो वी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है टर्बो जनरेटर। देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया टर्बो जनरेटर में जो ध्रुवों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है 2। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अंग स्क्विरल केज 3 फेज इंडक्शन मोटर का नहीं है, यानी जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का अंग नहीं है आपको यहाँ बताना। तो बात करें रोटर, रोटर होता है उसमें, ये भी सही है। हम बात करें इसके अलावा बी स्टेटर, तो स्टेटर भी अपना सही है। और इसके अलावा बात करें साफ्ट, साफ्ट भी सही है। जबकि जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसमें क्या नहीं होते हैं, कार्बन ब्रश। तो हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पूछा गया था भाग नहीं है, यह क्या पूछा गया था, भाग नहीं है। तो भाग कौन सा नहीं होगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक इंडक्शन मोटर में विसर्पण की घटना किसके कारण होती है। यानी कि जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो विसर्पण की घटना होती है वो किसके कारण होती है, तो विसर्पण की जो घटना होती है वो होती है मोटर में उत्पन्न हार्मोनिक्स के कारण। तो ऑप्शन क्या रहेगा अपना, डी ऑप्शन। इसके अलावा हम बात करें मोटर में जो कॉगिंग दोष होता है या फिर इसे कहते हैं जकड़न। तो जकड़न होता है क्या, जैसे मोटर की मान लो गति कितनी है 700 आरपीएम, तो ये इसकी 1/7 गति पर चलेगी, या लगभग 100 आरपीएम के साथ चलेगी। तो ये कौन सा दोष होता है, कॉगिंग दोष। और विसर्पण दोष जो होता है वो मोटर में उत्पन्न जो हार्मोनिक्स दोष होते हैं, हार्मोनिक्स दोष से क्या गति भी उसी में कम हो जाती है। तो ये कौन सा, डी ऑप्शन क्या जाएगा अपना राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कॉगिंग पद किससे संबंधित है। जैसे कि अभी डिस्कशन किया है कॉगिंग दोष क्या होता है, जैसे मोटर मान लो कि 1400 आरपीएम पे चल रही है या फिर कितने भी आरपीएम, तो उसका 1/7 गति हो जाएगी। तो कितनी, 7 दूनी 14, लगभग 200 आरपीएम। तो किसके अंदर होता है, इंडक्शन मोटर के अंदर। तो सी ऑप्शन क्या जाएगा अपना राइट आंसर। या हम बात करें 3 फेज इंडक्शन, तो 3 फेज इंडक्शन में इसके समान होता है अपना दोष होता है, उसे बोलते हैं हम हमिंग दोष या फिर हम की ध्वनि आना। अगला क्वेश्चन है स्टार्ट होने के समय एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की प्रति इकाई, यानी मोटर की प्रति इकाई स्लिप का मान लगभग होता है। तो इसका जो राइट आंसर, जो स्टार्ट करते समय यानी स्टार्ट होने के समय जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसकी इकाई जो स्लिप होती है शुरुआत में वो कितनी होती है, तो यहां बात करें वो होती है इकाई। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। या फिर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर, तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो स्लिप होती है वो होती है 0। और हम बात करें यदि चालू यानी संपूर्ण दक्षता के साथ मोटर चल रही है तो उस टाइम पे जो गति जो इसकी स्लिप होती है लगभग 2 से 3 या 4% के आसपास होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूर्णन की दिशा निर्धारित करने में फेज अनुक्रम महत्वपूर्ण है। यानी जो घूर्णन की दिशा आपको जो निर्धारित करते हैं उसमें जो फेज अनुक्रम है वो किसके मोटर के अंदर महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो एसी मोटर,
डीसी मोटर, डीसी शंट मोटर और बीएलडीसी मोटर। तो यहाँ जो फेज अनुक्रम जो महत्वपूर्ण होता है वो किसमें होता है, एसी मोटर के अंदर। तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना, ए ऑप्शन। अब बात करें किस तरह से महत्वपूर्ण रहता है, तो जो फेज अनुक्रम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की हम बात करें, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो फेज की संख्या कितनी रहेगी इसमें, 3 फेज। और 3 फेज में कौन कौन सा, आर, वाई और बी। यदि मान लो हम इसमें आर वाई बी में से हम यदि देखो आर वाई बी में से किसी 2 फेज की हम अगर दिशा चेंज कर दे, जैसे कि आर और वाई है, वाई की जगह हम कर दे बी और बी की जगह कर दे वाई, तो जो जैसे मान लो मोटर घूम रही थी क्लॉकवाइज, इस दिशा में कौन सी घूम रही थी, क्लॉकवाइज, तो यहाँ मोटर की जो दिशा है घूर्णन दिशा वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। या हम कह दें जैसे कि मान लो आर वाई बी है तो इसे कर दे वाई आर बी, तो मोटर की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज। तो हम कह सकते हैं कि 3 फेज में से 2 फेज की दिशा चेंज कर देंगे तो मोटर की दिशा भी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। तो किसके लिए महत्वपूर्ण है, एसी मोटर के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में होगा, यानी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसमें होता है, तो पश्च शक्ति गुणक पर कार्य करती है, अग्रगामी शक्ति गुणक, अधिकतम शक्ति गुणक, शक्ति गुणक मोटर के भार के साथ बदलता है। तो यहाँ हम बात करें इंडक्शन मोटर या फिर प्रेरण मोटर, तो प्रेरण मोटर जो होती है हमेशा किस शक्ति गुणांक पर कार्य करती है, ये करती है पश्चगामी। और मैक्सिमम यदि हम बात करें इसका जो शक्ति गुणांक होता है वो होता है 0.85 पश्चगामी। या फिर हम बात करें न्यूनतम, तो न्यूनतम होता है 0.20 पश्चगामी शक्ति गुणांक। या फिर हम बात देखो जो इंडक्शन मोटर होती है वो इंडक्शन मोटर क्या है, 0.85, मैक्सिमम कितना होता है 0.85 और न्यूनतम 0.20 के आसपास। और हम बात करें इसके अलावा जो 3 फेज जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो तीनों शक्ति गुणांक कार्य करती है, इकाई, अग्रगामी व पश्चगामी। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन अपना, पश्चगामी शक्ति गुणांक। किस पावर फैक्टर पर कार्य करती है, पश्चगामी पर। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में सामान्यतः जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसमें सामान्यतः होता है, तो ऑप्शन ए की बात करें तो स्टेटर में नियमित घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रोटर घूमता है। बी ऑप्शन, स्टेटर में नियमित घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में रोटर घूमता है। रोटर में दी गई सप्लाई के आधार पर रोटर घूमता है। रोटर के घूमने की दिशा स्टेटर सप्लाई के फेज अनुक्रम पर निर्भर करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा अपना। रोटर में दी गई सप्लाई के आधार पर रोटर घूमता है, ये भी नहीं होगा। और रोटर में नियमित घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में रोटर घूमता है, ये भी इसका नहीं होगा। और ऑप्शन ए की बात करें तो बच्चा कौन सा, और ऑप्शन ए, तो ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। तो यहाँ हम बात करें ऑप्शन ए की, तो स्टेटर में नियमित घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रोटर घूमता है, यानी कि जो रोटर है इसके अंदर जैसे कि शुरुआत में डिस्कशन किया था कि एक तो होगा अपना एन पोल और एक पोल होगा अपना एस पोल, और बीच में क्या रहेगा, रोटर, बीच में है अपना रोटर। तो यहां से एन पोल व एस पोल के मध्य जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं, और इसमें भी क्या बनेगा, जो अपना रोटर है इसमें भी एस पोल व एन पोल, यानी कि एस पोल व एन पोल ध्रुव बनेंगे। तो जो एन ध्रुव है वो तो एस ध्रुव को खींचेगा, जो एस ध्रुव वो किसको खींचेगा, एन ध्रुव को। तो नियमित रूप से हो गया, यानी कि नियमित रूप से एस नीचे आ जाएगा तो एन ऊपर, तो फिर एन को कौन खींचेगा, एस। तो यहां से जैसे मान लो एन यहाँ पे, एस यहाँ पे, तो इसको ये खींचेगा, तो इस तरह से खिंचाव बल इसके अंदर चलता रहेगा, इस तरह से ये गुणन नियमित रूप से। यदि मान लो एक बार एन यहाँ अगर फिक्स रहता है इसमें, तो मोटर ओनली कंपन करेगी, यानी निश्चित दिशा में घूम नहीं पाएगी, तो क्या हो जाएगा, नियमित घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के साथ गुणन करेगी। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर निम्न मान का किस कारण होता है, यानी निम्न मान का किस कारण होता है। तो जो इसके ऑप्शनों की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है अपना, रोटर लीकेज रिलेक्टेंस, रोटर स्टेटर रिलेक्टेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करने के लिए आवश्यक रिएक्टेंस लैगिंग मैग्नेटाइज करंट। तो यहाँ हम बात करें तो ये जितने भी ऑप्शन ये क्या सही होंगे, रोटर लीकेज पर भी निर्भर करता है, स्टेटर रिएक्टेंस पे भी निर्भर, और ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करने के लिए आवश्यक रिएक्टेंस लैगिंग मैग्नेटाइज करंट, तो यहाँ भी क्या करता है उस पर निर्भर। तो उपरोक्त सभी, तो यहाँ हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है 24 नंबर 24वां नंबर। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का संचालन स्लिप एस है। यहाँ जो स्लिप का मान है वो क्या है, एस होता है। यदि दो आपूर्ति तारों का आदान प्रदान होता है तो वर्तमान में स्लिप होगा। यानी कि दो तारों का, यानी कि दो आपूर्ति तारों का आदान प्रदान होता है तो स्लिप का मान क्या होगा, वर्तमान के अंदर आपको बताना है। तो देखो स्लिप की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एस बराबर होता है एनएस माइनस एनआर बटा एनएस, ये सामान्य स्लिप। और अगर हमें मान लो प्रतिशत में मान निकालना तो क्या कर देंगे, इसे गुणा 100%। ठीक है, तो प्रतिशत जब भी मान निकालना तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से। तो ये स्लिप का फॉर्मूला आ गया। यहाँ जो स्लिप का मान दिया है वो कितना दिया हुआ आपको, एस। स्लिप का मान कितना दिया हुआ है, एस। और ये दो तारों यानी दो फेजों से आपको आदान प्रदान करना है, तो दो फेजों से करना है किसको, आदान प्रदान स्लिप को, तो माइनस क्या हो जाएगा, एस। तो 2 माइनस एस, तो ऑप्शन कौन सा अकॉर्डिंग है यहाँ पर, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उच्च प्रारंभिक बलागुण के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का सबसे उपयुक्त प्रकार है। तो यहां पूछा गया है कि क्वेश्चन में कि सबसे उपयुक्त मोटर जो कि क्या हो, सबसे उसका जो बलागुण है सबसे उच्च हो। तो सबसे उच्च बलागुण किसका होगा, स्लिप रिंग, स्क्वायर केज, डीप बार स्क्वायर केज और डबल केज। तो स्लिप रिंग का बलागुण क्या होता है, सबसे अधिक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें किसका होगा, स्लिप रिंग का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रेरणा यानी इंडक्शन मोटर एसी शक्ति उत्पन्न कर सकती है। यानी जो इंडक्शन मोटर है वो एसी शक्ति उत्पन्न कर सकती है। यानी आउटपुट कैसे, उसे एसी में आउटपुट लेना तो किस तरह से लेंगे। तो यदि यहाँ ऑप्शनों की बात करें तो एसी इसे अधिक विसर्पण मान पर घुमाया जाए, ये भी नहीं होगा अपना। और घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति कुल दिशा में घुमाया जाए, ये अपना हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो उसे शून्य विसर्पी पर घुमाया जाए, ये भी नहीं होगा। और प्रत्यावर्त के समांतर क्रम में जोड़ने से भी ये भी नहीं होगा। तो यहाँ देखो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिकूल दिशा में उसे घुमाया जाए, तो डी ऑप्शन की यदि हम, बी ऑप्शन की यदि हम बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। किस तरह से हम बात करें तो प्रतिकूल चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिकूल, अगर उसके रोटर को चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिकूल दिशा में घुमाया जाए तो रोटर चालकों में क्या बनेगा, ऐसी शक्ति उत्पन्न करने लग जाएगी। तो 2600 में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टेटर वोल्टेज विधि। स्टेटर वोल्टेज विधि द्वारा गति को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, यानी गति को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो स्टेटर वोल्टेज विधि के अंदर तो प्रतिरोध की मात्रा में वृद्धि करके, आपूर्ति बदलकर, प्रतिरोध की मात्रा घटाकर। तो राइट आंसर की बात करें तो ये अब जो डी ऑप्शन वाला लास्ट वाला ये क्या जाएगा अपना राइट आंसर, यानी कि जो वोल्टेज की जो आपूर्ति वोल्टेज है उसको बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए एसी सप्लाई की कलाओं की संख्या न्यूनतम होती है। तो घूर्णीय जब भी आपको चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना होता है तो आपको 3 या फिर 2 फेज की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि शुरुआत में डिस्कशन किया था कि सिंगल फेज सप्लाई की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। या तो अपने को कितने फेज, 3 फेज, या फिर अपने को चाहिए 2 फेज सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर 120 डिग्री पर स्थापित कुंडलियों में एक ही फेज की सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कुंडलियों का मान है, जो कुंडलियों के मध्य जो कोण है वो कितना है, 120 डिग्री, और विस्थापित की और एक ही फेज की सप्लाई देने पर। तो अगर हम बात करें इस कुंडलियों, तो कुंडलियों को यहाँ स्थापित किया गया है, जो किया गया है ये किया गया है 120 डिग्री पर, 120 डिग्री पर। तो जब भी कुंडलियों को 120 डिग्री पर स्थापित करते हैं और उनमें यदि सप्लाई देंगे तो उससे कौन सा चुंबक बनता है, हमेशा घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि वहां फेज क्या हो जाएगा, विभक्त। अगर हम सिंगल फेज भी जोड़ रहे हैं, मान लो इस दोनों के मध्य सिंगल फेज जोड़ रहे हैं और इस कुंडली के मध्य सिंगल फेज, तो फेज क्या हो गया, विभक्त हो गया। और जब भी एक फेज को 2 फेज में बढ़ जाता है तो उसमें घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पैदा होगा। इसके अलावा हम बात करें 90 डिग्री, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो कुंडली होती है वो कितने डिग्री पर होती है, 90 डिग्री के अंदर। जैसे कि हम बात करें स्प्लिट फेज मोटर के बारे में, तो इसमें एक वाइंडिंग यहां होगी और एक वाइंडिंग इसमें यहां, और बीच में क्या रहेगा, इसमें रोटर। तो ये जो कोण होता है कितना होता है इस कुंडलियों के मध्य, इसमें 90 डिग्री का। जबकि जो इंडक्स जो 3 फेज मोटर होती है उसमें कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, ओ सॉरी
3 फेज इंडक्शन मोटर में कोण कितना होता है 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री पे कौन सा चुंबक बनता है हमेशा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र। और हम बात करें स्तर चुंबकीय क्षेत्र, तो स्तर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो कितनी डिग्री बनता है हमेशा 90 डिग्री पे। तो ऑप्शन रहेगा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें 3 फेज 120 डिग्री पर विस्थापित कुंडलियों में 3 फेज सप्लाई देने से कौन सा बनेगा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट तुल्यकालिक गति एवं वास्तविक गति का अंतर क्या कहलाता है स्लिप। प्रेरण मोटर फ्रेम किस धातु का बना होता है। जो इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम होता है वो किस धातु का बना होता है, तो वो बना होता है ढलवा लोहे का। प्रेरण मोटर की कुंडली है तो स्टेटर किस धातु का बना होता है। जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी जो कुंडली होती है स्टेटर किस धातु का बना होता है, तो वो बनाता है सिलिकॉन स्टील या लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का। क्यों बनाया जाता है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए किसका बनाया जाता है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का। तो सी ऑप्शन राइट आंसर। रोटर शाफ्ट, जो रोटर की शाफ्ट होती है वो किस धातु की बनी होती है। तो यहां हम बात करें ऑप्शन दे ढलवा लोहा, माइल्ड स्टील और हाई स्पीड स्टील। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा अपना माइल्ड स्टील MS। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक बलागुण किसके समानुपाती होता है। जो शुरुआती जो बलागुण होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो वो होता है वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती, T समानुपाती V²। T समानुपाती V²। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, प्रेरण मोटर पर लगातार भार बढ़ने पर शक्ति गुणांक होगा। तो जैसा कि मोटर पर जो 3 फेज इंडक्शन मोटर पर जितना हम भार बढ़ाते हैं पूर्णतः भार बढ़ जाता है तो उसका शक्ति गुणांक भी क्या हो जाता है पश्चात लास्ट में कम हो जाता है। तो ऑप्शनों की बात करें तो लगातार भार बढ़ता है तो इकाई नहीं होगा, पूर्णतः भार बढ़ता है बढ़ जाता है तो उसके पश्चात शक्ति गुणांक कम होगा, ये भी सही है। लगातार कम होता है अपरिवर्तित, ये दोनों भी गलत। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर होता है, यानी जो 3 फेज इंडक्शन जो मोटर होती है उस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर उसका जो रोटर होता है वो होता है कुंडलित या फिर वाउंड या फिर वुंड रोटर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, यहां हम बात करें क्वेश्चन की तो प्रेरण मोटर में प्राय रोटर खांचों को तिरछा बनाया जाता है। प्रेरण मोटर में प्राय रोटर के खांचों को तिरछा बनाया जाता है, तो इसका क्या लाभ है। यानी जो इंडक्शन मोटर होती है उसके जो रोटर खांचे होते हैं, रोटर खांचे जिस तरह से मान लो ये अपना को रोटर हो गया, अब इसके अंदर जो एक रोटर शाफ्ट जो हम तांबे की जो कुंडली करेंगे यानी कि छड़ों के रूप में वो क्या होगी तिरछी। तो ये तिरछी क्यों की जाती है, इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है क्वेश्चन में ये पूछा गया। ये जो छड़े होते हैं इनको तिरछा क्यों बनाया जाता है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसकी हम बात करें ऑप्शनों की, तो ऑप्शनों की हम बात करें तांबर बचत, लोह हानियों में कमी, मोटर में शोर कम करना और मोटर में लॉक होने की प्रवृत्ति समाप्त करना और भंवर धारा हानियों में कम करना। तो ऑप्शनों की अगर हम बात करें तो ऑप्शन देखो यहाँ तांबर की बचत, इससे कोई प्रभाव नहीं, लोहा हानि अब इससे कम नहीं होगी, लोहा हानि कम करने के सिलिकॉन मिलाया जाता है और भंवर धारा हानि करने के लिए सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। तो यहाँ ऑप्शन सी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी मोटर को लॉकिंग यानी जकड़न दोष पैदा होने से बचाने के लिए मोटर के जो खांचे होते हैं तिरछे बनाए जाते हैं। समांतर यदि हम समान बना देंगे तो उसमें मोटर में क्या हो जाएगा जकड़न दोष हो जाएगा, मोटर पूर्णतः गति से घूम नहीं पाएगी। तो मोटर में क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, और उसके शोर को कम करना और मोटर में लॉक होने की प्रवृत्ति को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वास्तविक गति और तुल्यकालिक, यहाँ स्लिप का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो स्लिप का फॉर्मूला होता है NS/NR बटा NS। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना बी राइट आंसर, NS माइनस NR बटा NS। और यदि हमें मान लो प्रतिशत में मान निकालना है स्लिप का तो वो हो जाएगा NS माइनस NR बटा NS गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरण मोटर को आवर्ती F पर विद्युत धारा सप्लाई की जाती है, तो रोटर में प्रवृत्ति धारा की आवर्ती क्या होगी।
तो यहाँ रोटर की धारा अगर सप्लाई दे तो रोटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो किसके, स्टेटर फ्रीक्वेंसी के समान। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर जो होती है उसकी अगर हम बात करें तो ये स्वचालित नहीं होती है, स्वचालित तो होती है। सामान्य जो अगर इंडक्शन मोटर की बात करें तो वो क्या होती है, स्वचालित होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना गलत। इसके अलावा बात करें उच्च बलागुण, जिसका जो इंडक्शन मोटर होती है उसका बलागुण क्या होता है, निम्न होता है। इसके अलावा बात करें एक निश्चित बलागुण जो निर्धारित बलागुण की तुलना में कम होता है के साथ स्वचालित, ये सही है। इसके अलावा इसका बलागुण क्या शून्य नहीं होता, कम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर की गति, यानी जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी हम गति की बात करें तो तुल्यकालिक गति के तुल्य 0.5 गुणा तुल्यकालिक गति, तुल्यकालिक गति गुणा -1 स्लिप गुणा तुल्यकालिक गति। तो यहाँ ऑप्शनों के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्राय प्रयुक्त होता है, यानी कि औद्योगिक स्थानों में सामान्यतः आप कौन सी मोटर काम में लेते हो। तो इसकी अगर हम बात करें तो 43 नंबर क्वेश्चन की, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तुल्यकालिक मोटर, यूनिवर्सल मोटर, सामान्य कौन सी मोटर काम लेते हैं हम, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक बलागुण अधिक करने की विधि है, यानी कि इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक बलागुण आपको अधिक करना है तो निम्न में से आप कौन सी विधि अपनाओगे। यहां हम बात करें ऑप्शनों की तो ऑप्शन ए है रोटर प्रतिरोध प्रतिघात बढ़ाकर, रोटर प्रतिरोध बढ़ाकर, और स्टेटर प्रतिघात बढ़ाकर, स्टेटर प्रतिरोध बढ़ाकर। तो यहाँ ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसका बलागुण क्या होता है अधिक। रीजन क्या होता है कि उसका जो रोटर प्रतिरोध होता है वो क्या किया जाता है बढ़ा दिया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज जो मोटर होती है उसका शक्ति गुणांक लगभग कितना होता है। तो थ्री फेज इंडक्शन का जो मोटर का आपको शक्ति गुणांक यहाँ बताना है। तो अगर शक्ति गुणांक की बात करें तो वो कितना होता है 0.8, यानी कि लगभग 0.85 पश्चिगामी, और न्यूनतम 0.20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर की दक्षता, दक्षता कितनी होती है 80 से 90%, लगभग 85%। और हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है लगभग 98%। तो वह यानी कि विद्युत मशीन जिसकी दक्षता सर्वोत्तम होती है तो किसकी होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता सर्वाधिक होती है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर की गति परिवर्तन की विधि है। जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी गति परिवर्तन की विधि, तो फ्लक्स नियंत्रण, आर्मेचर प्रतिरोध, बाधा नियंत्रण और उपरोक्त सभी। तो यहाँ हम बात करें तो गति नियंत्रण एन बराबर होता है 120 एफ बटा पी। तो हम कह सकते हैं एन समानुपाती 1 बटा पी, यानी कि तो किससे नियंत्रण कर सकते हैं, पोलो से। और इसके साथ फ्रीक्वेंसी का यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो पोलो की ध्रुवों की संख्या परिवर्तन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर की सप्लाई वोल्टता एवं सप्लाई आवृत्ति दोनों को परिवर्तित कर आधा कर दिया, यानी कि उसको 1/2 कर दिया जाए, करने पर मोटर में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन की बात करें स्लिप अधिक हो जाएगी, उच्चतम बलागुण आधा हो जाएगा, और उच्चतम बलागुण अपरिवर्तित रहेगा, मोटर की गति आधी हो जाएगी। तो यहाँ ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन ए है वो भी अपना गलत हो जाएगा, बी और सी ऑप्शन है वो क्या रहेगा अपना राइट आंसर। और दोस्तों जितने भी दोस्त नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी दोस्त क्लास का आनंद ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, तुल्यकालिक गति पर इंडक्शन मोटर की स्लिप तो क्या होती है, वो शून्य होते हैं। तुल्यकालिक गति पर जो इंडक्शन मोटर की जो स्लिप होती है वो कितनी होती है, शून्य। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न मोटरों में किस मोटर की जो गति नियंत्रण है वो क्या होती है सबसे जटिल। तो जैसे आप सभी को पता होता है कि जो इंडक्शन मोटर में पिंजरा पारूपी मोटर होती है उसकी जो गति है क्या होती है सबसे जटिल। यहाँ ऑप्शन की बात करें स्लिप रिंग मोटर, तो यहाँ क्या रहेगी सबसे जटिल ऑप्शन ए। यदि मान लो हम ऑप्शन 2 और ऑप्शन ऐड करें, इसमें सी ऑप्शन ले लेते हैं, इसमें श्रेणी मोटर, और डी ऑप्शन ले शंट मोटर। तो देखो अब यहां बात करें मोटरों में सबसे गति जटिल रहेगी, तो जटिल फिर भी किसकी रहेगी,
पिंजरा पार रूपी मोटर। तो यानी कि जो अपनी पिंजरा पार रूपी मोटर होती है उसकी गति जो नियंत्रण करना वो क्या होती है, सबसे जटिल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्लिप रिंग मोटर के लिए उपयुक्त स्टार्टर। तो स्लिप रिंग जो मोटर होती है उसके लिए सबसे उपयुक्त स्टार्टर कौन सा होता है, तो स्लिप रिंग मोटर में क्या लगाते हैं हम, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, तो प्रतिरोध स्टार्टर इसमें क्या आएगा काम, तो सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मोटर को रियोस्टेटिक नियंत्रण विधि से स्टार्ट किया जाता है, यानी कि मोटर को रियोस्टेटिक नियंत्रण विधि से स्टार्ट किया जाता है तो मोटर की गति के साथ, मोटर की गति बढ़ने के साथ मोटर की क्या मोटर की, अब ऑप्शनों की बात करते हैं। ऑप्शन ए है स्लिप बढ़ती है, बी बलागुण बढ़ता है, बलागुण कम होता है, शक्ति गुणांक कम होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि स्टार्ट किया गया है और मोटर की गति बढ़ने के साथ तो मोटर में क्या होता है, तो मोटर में क्या होता है, उसका जो बलागुण है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मोटर का बलागुण कम होता है। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, सी, यानी कि गति बढ़ने से टॉर्क पर प्रभाव पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, बलागुण उसका कम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 53 नंबर क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर किस प्रकार के इंडक्शन मोटर के स्टार्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, यानी जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है किस प्रकार के इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो स्टार संयोजित पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर और डेल्टा संयोजित प्रारूपी प्रेरण मोटर, तो दोनों के लिए, तो सी ऑप्शन राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में बलागुण स्लिप का वक्र आकार होता है। तो यानी जो इसका वक्र जो आकार होता है उसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए की बात करें, अति प्रवल्य, प्रवल्य, सीधी रेखा और आयताकार प्रवल्य। तो जो स्लिप रिंग का जो वक्र जो आकार होता है वो होता है आयताकार प्रवल्य। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राय इंडक्शन मोटर को सीधे सप्लाई के स्थान से स्टार्ट करने पर स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाता है, तो इसका कारण क्या है, यानी कि जो इंडक्शन मोटर होती है वो सीधे सप्लाई के स्थान से स्टार्ट करने पर स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट किए जाने का इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो मोटर होती है शुरुआत में क्या लेती है 5 से 7 गुना उसका क्या लेती है, करंट लेती है। तो ऑप्शन है बी क्या आएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ जैसे कि 5 से 7 गुना दिखाई दे, देखते ही आपको राइट आंसर क्या करना है, बी ऑप्शन क्या आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक स्पीड का अर्थ है, यानी जो सिंक्रोनस स्पीड का अर्थ है, जिसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए है इंडक्शन मोटर की जो रोटरी स्पीड, तुल्यकालिक मोटर की स्पीड और शून्य लोड पर प्रेरण जो मोटर की स्पीड और रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र की प्राकृतिक स्पीड है वो है। तो ऑप्शन राइट आंसर की यदि हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र है, यानी जो घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र, स्टार्टर का जो चुंबकीय क्षेत्र वो क्या रहेगा, उसका घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र तुल्यकालिक स्पीड, प्राकृतिक स्पीड, तुल्यकालिक स्पीड। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा अपना राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन दिशा निम्नलिखित व्यंजन से व्यक्त की जाती है। तो यहाँ आपको बताना है कि घूर्णन दिशा यानी कि n बराबर हो जाएगा 120 F बटा P। तो राइट आंसर देखिए तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। और दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।